नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर मोटिवेशन में आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पार्ट 2 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 आपको रिलीज़ किया था, आप लोगों ने उसे सुना होगा। उच्चतम न्यायालय के पार्ट 1 के आगे हम चलते हैं। पहले हमने आपको उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में, जजेस की नियुक्ति के संबंध में, उनको उनके शपथ के संबंध में, पदस्थापन के बारे में, पद से हटाए जाने के बारे में, उनकी अधिकारिता के क्षेत्र के बारे में, जिसमें अपीली अधिकार आपके सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में के संबंध में डिस्कशन किया। उसके आगे आज हम अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 143 कहता है कि यदि राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगता है कि कोई सार्वजनिक विषय या कोई विधि का सारवान प्रश्न है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के परामर्श की ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति महोदय ऐसे प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उच्चतम न्यायालय अपनी संवैधानिक खंडपीठ तैयार करके, जिसमें कम से कम 5 जजेज होते हैं संवैधानिक खंडपीठ में, उन प्रश्नों पर विचार करती है और विचार करने के पश्चात राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देती है। अनुच्छेद 143 की सबसे अच्छी खूबी यह है कि राष्ट्रपति परामर्श जो मांगते हैं जिन विषयों पर, और यदि सुप्रीम कोर्ट उन विषयों पर परामर्श देती है तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। पेपर में आता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है, क्या वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है? तो बाध्यकारी नहीं है। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति महोदय जिन विषयों पर परामर्श मांगते हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो उन विषयों पर या वो विषय एक प्रकार के अस्पष्ट हैं, राजनीतिक हैं, तो ऐसे विषयों पर अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श ना भी दे। यानी कि दोनों के लिए रास्ते खुले हैं। 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं उन परामर्श को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी नहीं है, और राष्ट्रपति भी यदि उन्हें परामर्श मिलता है सुप्रीम कोर्ट का तो उन्हें स्वीकार करने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 131, ये तो मैंने अनुच्छेद 143 की बात किया, लेकिन अनुच्छेद 131 में अगर कोई वर्णित विषय है उस पर अगर राष्ट्रपति महोदय परामर्श मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना पड़ेगा, और हमारे राष्ट्रपति महोदय उस परामर्श को माने या ना माने ये उनका स्वविवेक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना पड़ेगा अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत समझौते, संधियां और देशी रियासतों के संबंधित मामले हैं। हमारा संविधान लागू होने के पहले के मामलों को ध्यान में रखा जाता है। 131 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देना बाध्यकारी होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श को मानना बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 137 रिव्यू की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। खासतौर से ये अंतिम अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 137 रिव्यू पिटीशन के द्वारा। मान लीजिए किसी को मृत्युदंड दे दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस मृत्युदंड को डिटो कर दिया, और उसके पश्चात एक कोई ऐसा संवैधानिक विषय आता है और कोई व्यक्ति फिर से खटखटाता है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को कि महोदय इसमें एक विधि का सारवान प्रश्न छूट गया था, चूक हो गई थी, और इसको मृत्युदंड दिए जाने से पहले एक बार उसको सुन लिया जाए, ऐसा ना हो कि गलत तरीके से उस पर जजमेंट लागू हो जाए। तो ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अपने निर्णय को ही अनुच्छेद 137 के अंतर्गत रिव्यू कर सकती है। ये खासतौर से ये अंतिम मौका होता है ताकि हम एक बार अपने निर्णय को फिर से विचार कर लें।
कोई भी ऐसा अवसर नहीं छूटना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को न्याय मिलने से वंचित हो जाए वो। रिट संबंधी अधिकारिता बहुत इंपॉर्टेंट ये अधिकारिता है। अनुच्छेद 32 में रिटों को निकालने का अधिकार दिया गया है और 5 रिटें निकालता है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में ये रिटें निकालने का अधिकार दिया गया है। इसके बारे में आप लोग अच्छे जानकारी है। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिटों के बारे में आप पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, और निषेधाज्ञा, प्रोविजन, ठीक है। अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। अनुच्छेद 141 कहता है उच्चतम न्यायालय के हर निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, याद करके रखिएगा, ठीक है। अब आता है उच्च न्यायालय। जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। इसी 124 को अगर इसके अंकों को इधर से उधर कर दिया जाए, 1 और 2 को 2 1 कर दिया जाए, तो आपका उच्च न्यायालय आता है। उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 में है, भाग 6 अध्याय 5, 214 से 232 तक। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 से लेकर 147 तक उल्लेख है, और उच्च न्यायालय 214 से 232 तक। 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या 2 या 2 से अधिक राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के लिए संसद चाहे तो एक उच्च न्यायालय का गठन करेगी। जरूरी नहीं कि एक ही राज्य का एक उच्च न्यायालय हो, एक से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। 214 कहता है एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 231 कहता है एक से अधिक राज्य और संघ शासित प्रदेशों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है, और ऐसा है भी। मुंबई हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये वो हाई कोर्ट हैं, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो एक से अधिक राज्यों के मामलों को देखते हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, 3 को मिलाकर चंडीगढ़ में हाई कोर्ट बनाया गया है। मुंबई हाई कोर्ट का क्षेत्र और व्यापक है। उसके अंतर्गत गोवा भी है, दादर नगर हवेली भी है, दमन दीव भी है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन एक से अधिक राज्य आ जाते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट में आपका मिजोरम भी आएगा, असम भी आता है, अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक। पेपर में आएगा कि इस समय कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आप याद रखिएगा इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं, 25, ठीक। अब आता है योग्यता। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया था कि भारत का नागरिक हो, ये सब पर लागू होता है। इसके अलावा मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वो विभिन्न उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के काम किया हो। यहाँ पर क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण कर चुका है। उच्च न्यायालय के लिए न्यायिक पद धारण करने की बात कहा है, जज की बात कर रहा है, और ये कहा कहीं पर भी वो 10 वर्ष तक रहा हो। हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा है, भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक किसी भी जिले में रहे हों, किसी भी ट्रिब्यूनल में रहे हों, न्यायिक पद। इस न्यायिक पद में ट्रिब्यूनल का भी काम आता है, इस न्यायिक पद में जिले का भी आता है, इस न्यायिक पद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट काम आता है। बस ध्यान रहे, ऐसा न्यायिक पद जो कार्यपालिका के कार्य से अलग हो। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य में अलगाव किया जाता है, तो वो न्यायिक पद कार्यपालिका के साथ जुड़ा हुआ न्यायिक पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे जिलाधिकारी, SDM, ये कार्यपालिका के अंग हैं, तो ऐसे न्यायिक पदों को 10 वर्ष का अनुभव नहीं माना जाएगा। न्यायिक पद उसे माना जाएगा जो किसी ट्रिब्यूनल में आए थे, जज के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया हो, ठीक है। और कम से कम 10 वर्ष तक उसने एक या एक से अधिक राज्यों में अधिवक्ता काम किया हो। इनमें से कोई शर्त पूरी हो जाए, क्योंकि अथवा लगा हुआ है, या तो वो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर हो, या तो वो 10 वर्ष तक किसी राज्य में के उच्च न्यायालय में
या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वो अधिवक्ता के पद पर काम किया हो। ठीक। उच्च न्यायालय के जज के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष है। जिस दिन वो उसकी आयु 62 वर्ष पूरी हो जाती है वो उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अगर आयु का विवाद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ परामर्श करके ही करते हैं। ठीक। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के जज को शपथ दिलाने की बात किया गया है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन शपथ राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज को। ठीक। और एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हाई कोर्ट के जज को हटाने की सेम वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने में की जाती है अनुच्छेद 124 के सबसेक्शन 4 के अनुसार। और वो प्रक्रिया मैंने अपने इसके पहले के वीडियो में बता रखा है कि आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर, साबित कदाचार एवं इनकैपेसिटी, असमर्थता के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग लगाने की भी प्रक्रिया मैंने आपको एक अलग वीडियो में बता रखा है, दे रखा है। आप अगर मेरे YouTube चैनल को मेरे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि किसी जज को हटाने की प्रक्रिया क्या होता है। संक्षेप में अगर हम कहें कि तो दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा तथा मतदान एवं उपस्थित सदस्यों के, मतदान करने वाले एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव संकल्प पारित करना होता है। जब ये पारित हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा तो राष्ट्रपति महोदय उसे पद से हटा देते हैं। ठीक है। उसकी पूरी प्रक्रिया को मैंने एक अलग वीडियो में बना रखा है। अब आता है कि अनुच्छेद 221 में हाई कोर्ट के जजेस की वेतन भत्तों के निर्धारण के बारे में कहा गया है। वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। हमारे संविधान में स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि इनको कितना वेतन मिलेगा और क्या क्या लाभ मिलेगा। ये कहा गया है कि इनके वेतन भत्ते के बारे में समय समय पर संसद कानून बनाकर निर्धारण करेगी। ठीक है। अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। ये सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाते हैं, हाई कोर्ट में किए जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आ जाए एडहॉक जजेस, इसके अलावा आ जाए एडिशनल जजेस, रिटायर्ड जजेस या इनमें से सभी, कौन केवल उच्च न्यायालय में तैनात किए जाते हैं, तो आप टिक लगाएंगे एडिशनल जजेस, अतिरिक्त न्यायाधीश। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट में की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में आपके एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। आपका सेवानिवृत्त जजेस की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह अधिकार हाई कोर्ट को मिला है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करता है, मैंने बताया, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकारों का प्रयोग करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल 5 रिटें जारी कर सकता है मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। लेकिन हाई कोर्ट को इससे ज्यादा पावर मिली हुई है। वो रिटों का प्रयोग, 5 रिटों का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण ही नहीं, बल्कि अन्य प्रयोजनों से, कोई अन्य रीजन भी है, तब भी वो 5 रिटें जारी कर सकता है। तो रिटों के जारी करने के संबंध में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट की तुलना में अधिक पावर है। ठीक है, अधिक शक्ति है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करूं तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संबंधित है? अनुच्छेद 141, 131, 133, 137। तो अनुच्छेद 131। ठीक है। 131 जो है वो सीधे सीधे आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है। ठीक। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप अनुच्छेदों को ध्यान रखिएगा।
एक प्रश्न आया कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हैं। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में पूछा गया प्रश्न ये। तो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। कौन सा न्यायालय है जो कानून की व्याख्या करता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको ये पावर दी गई है कानून की व्याख्या करने के लिए, कानून का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। ठीक, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको अगर क्लिक करेंगे तो आपके ये नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे, आप नोट्स को तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।